हेलो हेलो हेलो। क्या? हाँ, बर्थडे। मुझे लगा कि मना करके फायदा नहीं है। मानेंगे तो नहीं क्या? देख, एक तो बर्थडे है नहीं और दूसरा हम गांधी थोड़े हैं कि मेरा जयंती होगा। हाँ पगलेट, तुम लोग को नहीं पढ़ने का बहाना। क्या दिया था बेटा काम? ई और एफ। चलो सीट निकालो। अच्छा, टेस्ट का क्या हाल चल रहा है? बताया नहीं तुमने, बताओ तो। अच्छा हुआ टेस्ट? हाँ, सबसे आसान फिजिक्स था ना? शाबाश। क्यों निकालो? सेक्शन ई। बोलो रे। E1 हो गया। सेक्शन ई में कोई डाउट है? E1 टू E4। E4, चलो E4 देखो बेटा। E2, चलो शांत हो जाओ।
हो गया भाई लोग? थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं। साइड है ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। देखो बेटा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फीयर, रेडियस 20 सेंटीमीटर, इंडेक्स refractive index 2. The object is viewed from air through the nearest surface. It is seen at a distance of 5 centimeter from the surface. देखो रे, मान लो इस डायमीटर पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है ना? और पास वाले सरफेस से देखा तो इमेज दिखा हमको 5 सेंटीमीटर पे, इमेज दिखा 5 सेंटीमीटर पे, लेकिन ये तो दिया नहीं अंदर या बाहर, तो नहीं दिया, पता करना। तो मान लो यहां से अगर रे बेटा हम ऐसे ड्रॉ करें तो इसी पॉइंट का नॉर्मल कैसे बनेगा? बनेगा ऐसे, और जब बाहर निकलेगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, पास आएगा, दूर जाएगा। इसका मतलब ऊपर मुड़ेगा ऐसे रे, तो ऐसे अगर मुड़ेगा इसका मतलब इमेज तो यहाँ बनेगा ना। बोलो, बात समझ में आई? तो ऐसे आ रही है बेटा, तो ऐसे माना जाएगा पॉजिटिव एक्स। यू पता नहीं कहाँ है, लेकिन वी पता है -5 सेंटीमीटर पे। फॉर्मूला लगाओ, म्यू टू बाई म्यू टू माइनस म्यू वन बाई, बोलो आर पॉजिटिव की नेगेटिव? बोलो नेगेटिव डाल लिया। अब कहता है कि यहां से देखोगे तो कहां दिखेगा? अब यहां से देखोगे तो यू कितना हुआ? 20, 20, 40, 40 माइनस एक्स। बोलो रे, माइनस ऑफ 40 माइनस एक्स ना। अब तो ऐसा माना जाएगा पॉजिटिव एक्स। वी निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई, फिर से आर नेगेटिव होगा ना। अब निकाल लो वी, यहां से यहां दिखेगा इमेज। समझ गया? E4 देखो, E4 में क्वेश्चन नंबर E4, देयर इज inside a glass sphere mu equal to 1.5 सेंटीमीटर। देखो क्या स्फीयर है, इस ग्लास के स्फीयर का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। इस एट बिलो द सरफेस ऑफ ग्लास। क्या बता दीजिए? चरवाहा विद्यालय से पढ़ा है, चरवाहा विद्यालय से पढ़ा है, चरवाहा विद्यालय नहीं सुना है? हाँ, तू वहीं से पढ़ गया, समझ गया। मतलब मोटिवेशन का मतलब छुट्टी होता है। सुनो, इतना खराब अंग्रेजी कैसे है रे? पहले बता मुझे, ये कौन सा डिक्शनरी पढ़ा है तू? मोटिवेशन मतलब छुट्टी, रील में देखा था। कहीं का। चल फोकस कर, ध्यान दे बेटा। सेंटीमीटर कहता है सरफेस से पास लाया नहीं, सेवन पॉइंट। इसका मतलब सेंटर से कितना नीचे हो गया? यहां हो गया ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। आगे चलो,
अब कहता है is at 7.5 centimeter below the surface of glass, the space 4/3 fair the glass is 10 centimeter below the surface बेटा 10 from here find the apparent depth of देखो रे यहां से देखेगा नॉर्मली तो बोल बेटा रे तो ऐसे जाएगी ना सबसे पहले किसको क्रॉस की ग्लास फेस को ये पॉजिटिव एक्स किस तरफ कैसा हो गया हाँ भाई। चल होमवर्क में तो कुछ भी नहीं था। चल अच्छा वो एक डीबीपी नंबर 8 बाकी थी। तुम ये क्या कर तुम्हारा तो वाला बेचे ना ये वाला बेचे। हाँ कल मोटिवेशन क्लास है तुम्हारी 3 बजे से 5th फ्लोर पे तुम्हें मोटिवेट किया जाएगा। हमारा काम बस इतना है जितना कर रहे हैं हम। चलो खड़ा जाओ। एक डीपीपी 8 थी है। अच्छा वो पेंडिंग थी अपनी डीपीपी 8 है ना उसको कर लेते हैं। डीपीपी नंबर 8 में आ जाओ। बी सी बी चौथे में सी पांचवे में। चलो भाई डीपीपी नंबर 8 चलो डीपीपी नंबर 8 में आते हैं। इससे बताएं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो ये एक्चुअली एम जीम से हो जाएगा डायरेक्ट। ये जो 2 क्वांटिटी दे रखी है ना इसमें एम ग्रेटर देन जीम लगा दो बस आंसर आ जाएगा।
चलो, तो 8 आ गया, समझ में आ गई बात। इन्हीं दो क्वांटिटी में क्या लगा देंगे, एम ग्रेटर देन जीएम, तो एम की तरफ तो C6 लिख देंगे और जीएम में x इंटू वाई की पावर 4 वाला आ ही जाएगा, बस उससे एक्स वाई आ जाएगा। 9 10 आ जाओ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अच्छा, जो घर बैठे उनमें से किसी को कुछ पूछना इस डीपीपी में? नहीं, चलो ठीक है, तो क्लास नोट्स पे आ जाओ। एक क्वेश्चन भी दिया था, कौन सा क्वेश्चन दे दिया है? तो दो सेटिस्फाई करवा के आ गया होगा, नहीं आया? नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रूव कर सकते हैं भाई, आप सेटिस्फाई करवा के भी प्रूव कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वैसे तो फिर क्या था कि आप उसको पॉलिनोमियल लेट करोगे तब जाके वो आएगा, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस आता है हमारे तो। हाँ, रिजल्ट काम में आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। चलो, अब ये वो ITF वाला मैंने भेजा था, वो सब लिखना है बढ़िया से, सुंदर सा सब लिखना है जितने भी हैं। ठीक है, चलो निकालो फिर। अब उसमें तुम्हें कुछ सिमिलरिटी डिफरेंसेस दिखे, दिखे तुम्हें लिखने में कुछ? हम्म, चलो, हाँ तो भाई उसमें सब निकालने उसी को। अपन 1 बाय 1, तो उसमें तुम देख रहे होंगे कि वो जो 6 कॉलम होंगे, है ना, वो जो 6 कॉलम होंगे, तो उसमें हमें कई सारी सिमिलरिटी डिफरेंसेस को याद रखना है ना। तो तुम देख रहे होंगे कि इसकी रो वाइज जो होंगे, इसकी और इसकी डोमेन सेम है, नजर आता है? देखते जाओ उसमें, इसकी और इसकी डोमेन सेम है, दोनों की डोमेन कितनी है, -1 to 1। इसकी इसकी डोमेन सेम है, दोनों की डोमेन कितनी है, x बिलोंग्स टू r। इसकी इसकी डोमेन सेम है, कितनी है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। नजर आता है? फिर तुम देखोगे कि कहीं ना कहीं इस कॉलम में जो है उनकी तीनों की रेंज सेम है। इसकी रेंज भी -π/2 से π/2, इसकी रेंज भी -π/2 से π/2, इसकी रेंज भी कितनी आ रही है, -π/2 से π/2। फर्क इतना सा है कि यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे ओपन होगा, और यहाँ उसमें से जीरो को हटा रखा होगा। तो वो डोमेन वाइज और रेंज वाइज कुछ मैटर, बाकी अगर हम सिमिलरिटी वाइज देखें तो सेम है। इसी तरह अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो इसकी इसकी और इसकी तीनों की रेंज सेम होगी, तीनों की रेंज होगी 0 से पाई। और वही चेंजेस हो गए, जैसे यहाँ पे 0 से पाई क्लोज है तो यहाँ पे 0 से पाई ओपन होगा, और यहाँ पे 0 से पाई क्लोज होगा, लेकिन उसमें से क्या हट रहा होगा, -π/2 हट रहा होगा उसमें से। फिर तुम देख रहे होंगे कि माइनस वाली प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, यहाँ वाले में भी माइनस और यहाँ वाले में भी माइनस। नजर आ रहा है? उन्हीं लोगों को नजर आएगा जो लिख के लाए होंगे, और जो ऐसे ही आगे होंगे उनको नहीं आएगा नजर। उसका मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैंने बोला था भाई लिख के आना है ना। और इस वाले की, इस वाले की और इस वाले की क्या होगी, सेम होगी। तुम्हें नजर नहीं आ रहा होगा पीछे 3 वालों पर, तो ऐसी जगह पे बैठ जाओ जो लिख के लाया हो, क्योंकि आज उसी पन्ने का काम है सारा। तो ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाओ जो लिख के लाया हो। ये देखो, हाँ हाँ, बैठ जाओ ना, मुझे भी तो पता लगेगा इससे कितने लिख के लाए कितने लिख के नहीं लाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि मुझे भी पता लग जाए कितने जने लिख के लाए। देखो, एक तो ये लिख के लाया है आगे, इसके पास बैठ जाए एक जना।
अच्छा ये लिख के क्यों नहीं लाए जो ये थे? लिख लाया? ठीक है, इसकी इसकी और इसकी क्या है, रेंज सेम है ना, और वो कहीं ना कहीं 0 से पाई। अच्छा माइनस वाली जो प्रॉपर्टी है वो इन तीनों की सेम है, और इन तीनों की भी माइनस वाली प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। इन तीनों की प्रॉपर्टी में होगा पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस। ठीक है, एक मैंने इनके dy बाई डी एक्स भी लिख रखे हैं, और dy बाई डी एक्स में भी तुम देखोगे इसका प्लस में है तो इसका माइनस में है, इसका प्लस में है तो इसका माइनस में है, इसका प्लस में है तो इसका माइनस में है। और इनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर भी लिख रखा है। इनका क्या लिख रखा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर भी लिख रखा है। ये सब चीजें उसमें लिखी हुई है ना। अब मैं बताता हूं कि कौन सी चीज कैसा है। देखो वैसे तो अपने को पूरा का पूरा पन्ना याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आईटीएफ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इसलिए ज्यादा होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तो तुमने देखा होगा कि रेंज फिक्स होती थी, डोमेन क्या होती थी, एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है, डोमेन भी फिक्स होती है और रेंज भी फिक्स होती है। ये ज्यादा मजेदार इसीलिए होता है क्योंकि इसमें डोमेन भी फिक्स होती है और रेंज भी फिक्स होती है ना। अब मैं पहले आता हूं इनके डोमेन और रेंज पे। इनके डोमेन और रेंज बाउंडेड क्यों ही, इसका एक्सप्लेनेशन है इनका इनवर्स डिफाइन करना। तुम्हें याद हो तो जब हमने इनवर्स डिफाइन किया था तो y बराबर साइन एक्स का इनवर्स डिफाइन करने के लिए उसको पहले 1 1 on 2 बनाया था, और 1 1 on 2 बनाया था, उसी से उसकी क्या डिसाइड हुई थी, डोमेन रेंज। तो ये जो फंक्शन है इनकी डोमेन रेंज बाउंडेड इसलिए हुई क्योंकि इनको पहले क्या बनाया गया, 1 1 on 2 बनाया गया, और 1 1 on 2 बनाने की वजह से इनकी डोमेन और रेंज क्या हुई, बाउंडेड हुई। ये तो डोमेन रेंज का एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरी चीज आती है इनका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के दो तरीके हैं, याद हो तो मैंने साइन इनवर्स एक्स का बना के भी बताया था तुम्हें कि भाई y बराबर एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होती है, मिरर इमेज। तो या तो आप वैसे ऑब्जर्व करें इसके ग्राफ को, और नहीं तो ग्राफ निकालने के लिए कितनी चीजें चाहिए होती है, 3, dy बाई डी एक्स, डबल डेरिवेटिव और कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू। तो dy बाई डी एक्स तुम्हें दे ही रखा है, तो उससे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ग्राफ कैसा बन रहा है। जैसे dy बाई डी एक्स देखो, साइन इनवर्स वाले का क्या है, पॉजिटिव, तो ग्राफ क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। कॉस इनवर्स एक्स वाले का क्या है, नेगेटिव, तो ग्राफ क्या रहेगा, डिक्रीजिंग। तो आप उससे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तीसरी बात आती है इनकी माइनस वाली प्रॉपर्टी पे। तीसरी बात किस पे आती है, माइनस वाली प्रॉपर्टी पे। अब तुम्हें याद हो तो मैंने सिमेट्री बताई थी तुम्हें। ये जो इस तरफ वाले 3 फंक्शन है, इस तरफ वाले 3 फंक्शन है, ये जो तीनों फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। तीनों फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन। नजर आता है, तीनों फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। और अगर ये तीनों ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस एफ एक्स। तो इन तीनों की माइनस वाली प्रॉपर्टी तो किससे आ गई, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन से। इन तीनों की माइनस वाली प्रॉपर्टी तो किससे आ गई, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन पे। अगर हम इन तीनों पे आए तो तुम्हें याद हो तो जब मैंने सिमेट्री लिखाई थी, जनरलाइज लिखाई थी कि अगर कोई कर्व अल्फा कोमा बीटा क्या बहुत सिमेट्रिक होता है, किसके बहुत सिमेट्रिक होता है, अल्फा कोमा बीटा के अबव सिमेट्रिक होता है। तो अगर कोई पॉइंट अल्फा कर्व अल्फा कोमा बीटा के अबव सिमेट्रिक है तो एफ ऑफ अल्फा माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ अल्फा प्लस एक्स किसके बराबर हुआ था, 2 बीटा, 2 बीटा या 2 एफ ऑफ अल्फा। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे जो तीनों ग्राफ बने हुए हैं वो पर्टिकुलर एक पॉइंट 0, π/2 के बहुत सिमेट्रिक है। देखो ये जो तीनों पॉइंट है ये किसके बहुत, तीनों कर्व किसके बहुत सिमेट्रिक है, 0, π/2। नजर आ रहा है, जैसे कॉस का ग्राफ देखा होगा तो वो ऐसा बना हुआ है ना, तो इस पॉइंट के अबाउ जैसे ये ओरिजिन होता तो ये ओरिजिन के अबाउ सिमेट्रिक हो जाती। 0, π/2 है तो 0, π/2 के अबाउ सिमेट्रिक है। अब अगर ये 0, π/2 के अबाउ सिमेट्रिक है और मैं यहाँ पे डाल दूं 0, π/2, तो ये क्या चीज बनेगी, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई। एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब कॉस इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई। तो इसके माइनस वाली प्रॉपर्टी क्या होगी कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स।
लेकिन ये सब चीजें अपने को मैंने बता दिया कौन सी चीज कहाँ से लिखी गई है, उसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अपन ने सब पहले पढ़ रखा है, तो वहां से अपन ने ये सारी चीजें लिखी है। लेकिन हमें ये सारी याद रखनी है। और ये मैंने इसलिए क्यों लिखा है वो रीजन अब तो मैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब तुम रो वाइज देखोगे तो काफी सिमिलरिटी है, कॉलम वाइज देखोगे तो काफी सिमिलरिटी है। और ये सिमिलरिटी को ध्यान में रख के हम काम करेंगे तो ये डोमेन रेंज ज्यादा याद रहेगी। और अगर सिमिलरिटी को काम में रख के नहीं करोगे तो फिर डोमेन रेंज अच्छे से ध्यान नहीं रहेगी। इस वजह से अपन ने इसको एक पन्ने पे लिखा है। ठीक। इसके बाद देखो उसमें एक प्रॉपर्टी भी लिखी हुई होगी वो बॉक्स बना के, जिससे वहां पे नहीं होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे भी तीन आइडेंटिटी होती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई 2, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स पाई बाई 2। क्लियर है? अब ये पन्ना अपने को याद रखना है, कौन सी चीज कैसा है ये वो मैंने समझा दिया है। हाँ, मैंने एक चीज नहीं समझाई, ये जो dy बाई dx डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली उसमें आएगा एमओडी में, है ना। जब एमओडी में अपन फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ आता है, तो वो अभी खुला ही रहने दो, ये खुला ही रहने दो, खुला ही रहने दो। तो इसका प्रूफ किससे आता है? फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है ना। लेकिन चूंकि अपने को पता होना चाहिए इसलिए मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया है, ताकि अपने को याद रखने में क्या हो, आसानी हो। अब अपन इसके सवाल करेंगे। किसी को कुछ पूछना इसमें? जो घर बैठे उनको इसमें से किसी पन्ने में कुछ पूछना, और एक बार यस और नो में बोलो। नहीं पूछना ना, चलो। तो अब अपन सवाल पे आ जाते हैं, है ना। चलो तो क्वेश्चन लिखो फिर, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। कुछ वैल्यू निकालनी है अपने को। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स हाफ, सेकेंड साइन इनवर्स माइनस हाफ, थर्ड साइन पाई बाई 3 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ, फोर्थ tan sec इनवर्स माइनस रूट 2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1, और लास्ट फिफ्थ साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 3/4 माइनस सेक इनवर्स 2। देखो ये इनवर्स जैसे अपन वहां पे वैल्यू नहीं निकालते थे, साइन पाई/4 की वैल्यू बताओ, तो जैसे साइन पाई/4 की वैल्यू क्या थी, अपने से नहीं पूछी जाती थी। साइन पाई/4 की वैल्यू तो अपन कह देते थे 1/√2, या कोई मुझसे कह देता tan पाई/4 की वैल्यू तो मैं कितने बताता था वहां। उसी टाइप की ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में वैल्यू है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ, cos इनवर्स हाफ की वैल्यू बताओ। ये वही चीज है, जैसे अपन यहाँ पूछ लिया जाता कि भाई tan 45 की वैल्यू बताओ तो तुम 1 बताते, वैसे वो वैल्यू है। अब देखो वैसे तो इन वैल्यू को निकालने का तरीका क्या है कि जैसे मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स 1 की, तो मैं tan इनवर्स 1 को कितना ले लूंगा, थीटा ले लिया, तो 1 किसके बराबर हो गया, tan थीटा के। अब tan थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा कितना है वो मुझे लिखना, पाई/4। थीटा कितना हो जाएगा, पाई/4। अब यहाँ पे क्या है, देखो वैसे तो क्या होता है कि जैसे तुम साइन इनवर्स को देखोगे तो साइन इनवर्स दो क्वाड्रेंट में डिफाइन होता है, कौन सा, फर्स्ट और फोर्थ। तभी तो उसकी रेंज आ रही है, देखो -π/2 से π/2। और अगर तुम कॉस इनवर्स में जाओगे तो वो जाएगा 0 से पाई, मतलब फर्स्ट और सेकेंड। तो अब वैसे तो क्या है कि हमें क्वाड्रेंट देख के काम करना होता है, हमें क्या देखना होता है, क्वाड्रेंट देख के काम करना होता है। लेकिन हमने एक माइनस की प्रॉपर्टी सबकी लिख दी है। क्या लिख दी है, माइनस की प्रॉपर्टी सबकी लिख दी है। तो हम शुरू से, पहला दिन है आज अपना ईटीएफ का, और पहले दिन से ये फिक्स करके चल रहे हैं कि हम माइनस को हमेशा क्या लाएंगे, बाहर। माइनस की डीलिंग कभी भी अंदर नहीं करनी, क्योंकि अगर तूने माइनस के साथ अंडर डीलिंग करी तो फिर तुम्हारे क्या आएगा, माइनस, माइनस आएगा।
मतलब मेरा मतलब ही नहीं समझे दिखते हो तो। अरे पेपर में कभी भी माइनस के साथ डीलिंग करोगे तो माइनस है, पहले तो तुम्हें कोई बात बताओ फिर उसका मतलब समझाओ, ये भी बड़ी समस्या है। अगर तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में माइनस को साथ लेके चलोगे तो हमेशा क्या आएगा तुम्हारे माइनस, और तुम चाहते हो कि आईटीएफ के सवाल में प्लस आए, तो फिर एक ही तरीका है कि उस माइनस को क्या ले लो बाहर। तो ये जो माइनस वाली प्रॉपर्टी अपन ने शुरू में लिखी है उसका कारण ये है कि हम आईटीएफ में माइनस के साथ डीलिंग कभी भी डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम हमेशा पहले उस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, माइनस से बाहर ले आएंगे, और डीलिंग हमेशा किसके साथ करेंगे, प्लस। अब ये समझो कि अगर डीलिंग हमेशा प्लस के साथ करनी है तो फायदा क्या है, कि अगर हमेशा हमें प्लस के साथ डीलिंग करने को मिलेगी, मतलब हमें सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट में काम करना है, फर्स्ट। हमें ना सेकंड की जरूरत है ना फोर्थ की जरूरत है, हमें तो हमेशा क्या करना है, माइनस को बाहर ले लेना अगर माइनस दिखे तो, और हमेशा किस क्वाड्रेंट में काम करना है, फर्स्ट। कौन से क्वाड्रेंट में काम करना है, फर्स्ट। तो अब थीटा बराबर पाई पर, तो जब भी यहाँ पे एंगल लिखना पड़ेगा हम कौन से क्वाड्रेंट का लिखेंगे, फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिखने में मेरे ख्याल से किसी को तकलीफ नहीं होगी। तो तरीका तो वैसे ये होता है कि हम ये लेट करें कि भाई इसको थीटा, इसको ये, और ये थीटा कितना आ गया, π/4, है ना। तो वैसे तो ऐसे ही करना होता है बोर्ड वगैरह में, लेकिन अब अपन हर सवाल को ऐसे नहीं करेंगे। तो अब जैसे मुझे इसकी वैल्यू देखनी है तो tan इनवर्स 1, तो मुझे सीधे सीधे सोचना है कि tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, क्या मैंने बोला, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो π/4। फिर ये लिखा है cos इनवर्स हाफ, तो cos में हाफ किसकी वैल्यू होती है, π/3। बस यहाँ पे कितना लिख दूंगा, π/3, है ना। cos में हाफ किसके, क्योंकि हमें सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू लिखनी है, फर्स्ट, क्योंकि हमने शुरू से डिसाइड कर लिया कि हम हमेशा कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू लिखेंगे, फर्स्ट। तो बस कितना हो जाएगा ये 12, 7π/12 आ गया। अब मान लो इसकी वैल्यू मुझे लिखनी है, तो इसमें अंदर क्या आ रहा है, माइनस, तो मैं सबसे पहले माइनस बाहर ले लूंगा। तो साइन इनवर्स में माइनस कैसे बाहर आता है, माइनस साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स में माइनस कैसे बाहर आता है, माइनस साइन इनवर्स हाफ। अब साइन में हाफ किसकी वैल्यू होती है, π/6, तो ये कितना बन गया, -π/6। करो इसकी वैल्यू, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो फिर फाइनल साइन की वैल्यू निकाल लो, दोनों लिखो बाकी करने की कोशिश करो। किसकी, थर्ड वाले की तो 0 आएगी। देखो फिर समझो, पहले किसको सिंप्लीफाई करोगे, माइनस कॉस इनवर्स को, तो ये कॉस इनवर्स माइनस हाफ, पहले तो इसको लिखो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। अब इस कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू लिखो ना, कितनी होती है, π/3 होती है। अब तुम साइन पाई तो लिखना है, अब तुम साइन पाई की वैल्यू अगर 1 लिख दोगे फिर उसका मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता वो तो, है ना, फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। फोर्थ वाले की वैल्यू, कुछ लोग लिख रहे हैं -1, कुछ लोग लिख रहे हैं 1, घर बैठे लोग तो 2 आंसर दे रहे हैं इसके, -1, कुछ लोग 1 भी लिख रहे हैं। पहले तो दोनों की क्या प्रॉब्लम दूर करेंगे, माइनस, है ना। तो सेक माइनस तो पाई माइनस सेक इनवर्स √2,
करेक्ट है। और कॉसेक इनवर्स तो ये भी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1, दोनों में से माइनस माइनस बाहर निकलेगा, पाई माइनस ही लिखेंगे, सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स। सही लिखा, ऐसे ही लिखना है ना। अब इसमें देखो क्या स्थिति है, सेक इनवर्स रूट 2 पाई बाई 4 और कॉस इनवर्स 1 0, तो ये हो जाएगा अपने पास टेन 2 पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस के 10 पाई बाई 4, सही है, माइनस। दोनों है, टेक्नोमेट्री का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, टेन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है। अग्रिम तुम्हारा गलत आ रहा था 1। चलो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2, जो लिखा है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स। और सेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अरे कॉस में हाफ किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 3 की, वही होगी। अरे सेक वाली वैल्यू कॉस वाली वैल्यू तो होगी, ठीक है। तो इस तरह अपन वैल्यू निकाल लेते हैं इनवर्स की। तो इनवर्स की वैल्यू निकालने का बहुत सीधा सा काम है, एक तो माइनस है तो अपने नियम से बाहर ले लो, और उसको बाहर लेने के बाद आपको हमेशा कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू लिखनी है, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं। माइनस को बाहर इसलिए लाना बेटा, अगर मान लो माइनस नहीं लाएंगे ना तो फिर हमें क्वाड्रेंट, जैसे अब यहाँ पे है तो कौन सा क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, फोर्थ, या फिर मैं कॉस की नेगेटिव वैल्यू देखूंगा तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, सेकेंड। अब बार बार अगर क्वाड्रेंट चेंज करेंगे तो गलती होना स्वाभाविक है ना। तो उसका समाधान क्या है कि क्वाड्रेंट चेंज ही ना करें, हम माइनस प्रॉपर्टी से रिमूव करें, और फिर उसके बाद हमेशा कौन सा क्वाड्रेंट की वैल्यू लिखे फर्स्ट, ताकि कभी दिक्कत आएगी नहीं और हमेशा क्या है, आसान सा काम होगा। चलो ये हो गया, लिख लिया सबने, हटा दो पूरा बोर्ड पे से, घर बैठे उन्होंने लिख लिया सबने, एक बार यस और नो में बोले फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, कुछ फंक्शन में लिख रहा हूं जिनकी हमें क्या निकालनी है, डोमेन। फर्स्ट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स मॉड x माइनस 1, सेकेंड y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अरे बार बार लाइट जा रही है ऑनलाइन वाले, और कुछ मत समझ बैठना तुम, है ना। बार बार लाइट जा रही है, इस वजह से ये अंधेरा अंधेरा सा दिखने लग जाता है तुम्हें।
देखो अभी कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं, इनके हमें क्या निकालनी है, डोमेन। ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स मॉड x माइनस वन। अब ये साइन इनवर्स मॉड x माइनस वन है, इसकी डोमेन निकालनी है। साइन इनवर्स x की डोमेन कहां से कहां तक जाती है, माइनस वन से वन। तो इसकी डोमेन के लिए क्या कंडीशन बन जाएगी कि ये मॉड x माइनस वन कहां से कहां तक जाएगा, माइनस वन से वन। ये उसी तरह की चीज है जैसे अपन ने कंपोजिट में डोमेन निकाली थी कि भाई एफ एक्स की डोमेन जा रही है दिस टू दिस, तो एफ ऑफ जी एक्स की डोमेन के लिए जी एक्स को कहां से कहां तक जाना पड़ता है, दिस टू दिस जाना पड़ता है। तो ये साइन इनवर्स एक्स की डोमेन लिखी हुई है, और साइन इनवर्स एक्स की डोमेन लिखी हुई है, तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन में एक्स माइनस वन से बन जाता है। तो यहाँ ये क्वांटिटी कहां से कहां तक चली जाएगी, माइनस वन से वन। अब इसके बाद तो इनइक्वलिटी का सवाल बनता है, क्या कर लेंगे, वन ऐड कर दें तो लेस देन इक्वल टू, दो पार्ट हो जाते हैं इसके, ये इससे बड़ा है एंड ये इससे छोटा है। इसका मतलब तो x बिलोंग्स टू r, और इसका मतलब हो जाता है माइनस दो से दो, दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस टू से टू। अब जैसे सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स की डोमेन क्या होती है, तो या तो माइनस वन से छोटा या तो फिर वन से बड़ा। तो या तो माइनस वन से छोटा लेस देन इक्वल माइनस वन, या तो फिर वन से बड़ा। पहले को लिखो बाकी को सोल्व करो, या तो माइनस वन से छोटा है या वन से बड़ा। अब ये यूनियन है तो दोनों को सोल्व करके बाद में क्या लेंगे, यूनियन। और इनइक्वलिटी सोल्व नहीं हुए तो फिर मुझसे कुछ मत कहना, मैं शुरू से कह रहा हूं तो मैं इनइक्वलिटी सोल्व करना सीख लो, सीख लो। इस सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। अब तुम कब सीखोगे ये नहीं पता। आर, मैं कह रहा हूं ना तुम इनइक्वलिटी भी सही सोल्व नहीं करोगे, कलाकार हो तुम सब। सीधी सी इनइक्वलिटी, इसमें कौन सा बहुत ज्यादा कुछ है। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल है जीरो। इसका आंसर तो वो आएगा कितना, माइनस टू से माइनस वन। और इसका कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल है जीरो, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस थ्री यूनियन जीरो टू इनफाइनाइट। और वन और टू दोनों का क्या लेना है, यूनियन। तो ये पूरा आंसर बनेगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस तीन यूनियन माइनस दो से माइनस वन यूनियन जीरो टू इनफाइनाइट। थर्ड वाले का फाई
जल आराम से सोच के क्या करो, जल्दी क्यों करते हैं? अच्छा पहले दो तो हो गए, सबके बोर्ड पे से हटा दूं। फर्स्ट टू क्वेश्चन जो घर बैठे हैं उनके हो गए पहले दो। अब लोग इसकी वेरिएंस की बात करें तो कंडीशन क्या लगी कि इसके डोमेन में भाई ये फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस वन या तो माइनस वन से छोटा होगा, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस वन वन से बड़ा होगा। कॉसेक इनवर्स है ना, तो या तो माइनस वन से छोटा है या तो फिर वन से बड़ा। अब ये माइनस वन से छोटा मतलब ये लेस देन इक्वल जीरो हो गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट जीरो है, जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा तो होता नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या होगा, इक्वल जीरो ही होगा। और भाई जीरो से छोटा तो होगा नहीं, तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा i। और यहां से देखो क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो होगा ही नहीं। होगा, नहीं होगा, बस तो यही आंसर आ गया। x बिलोंग्स टू i। चलो इसके बाद आ जाओ इस पे। अब इसमें वही कॉस इनवर्स है, तो कंडीशन क्या लगेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक जाएगा, माइनस वन से वन। अब इसको चाहो तो सोल्व करो, नहीं तो बिना सोल्व करे भी एक्स बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं ना। भाई देखो सोल्व करेंगे तो भी ऐसे होगा, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड दिस क्वांटिटी इज लेस देन वन। देखो दो चीजें ध्यान रखना, जब इस तरह की इनइक्वालिटी होती है तो दिस ग्रेटर देन दिस एंड दिस ग्रेटर देन दिस, तो मतलब इंटरसेक्शन लेना होगा। और जब तुम ये वाला लगाओगे ना, माइनस वन से छोटा वन से बड़ा, तो क्या लेना होगा, यूनियन, है ना। तो अब अगर इसको सोल्व करोगे दो केस बना के इंटरसेक्शन लेके, तो भी आंसर यही आने वाला है। और नहीं तो वैसे भी देख लो ना, ये क्या है एक्स स्क्वायर, नीचे कितना है वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये क्वांटिटी माइनस वन से वन के बीच होगी, हाँ। ऊपर छोटी नीचे बड़ी है ना, ऊपर छोटी और नीचे बड़ी है, तो होगी ऑब्वियसली, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आंसर कितना आ जाएगा इसका, एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा और अगर इस पे आ जाए तो अब देखो इसमें क्या बनेगा, टेन इनवर्स की तो कितनी होती है आर, तो टेन इनवर्स की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। दिक्कत किसकी वजह से है, अंडर रूट। तो अंडर रूट की वजह से एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल जीरो। इसको सोल्व करेंगे इनइक्वालिटी को, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट, कोई फैक्टर करके करेंगे नंबर लाइन पे बना के, ऐसे नहीं करेंगे वन को उधर ले जाके प्लस माइनस, है ना। हाँ कोई फैक्टर करेंगे, दो नंबर लाइन पे बनाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो इसकी, इस टेन इनवर्स की भी लगानी पड़ेगी और इस साइन इनवर्स की भी लगानी पड़ेगी। और जब एक से ज्यादा डोमेन होता है तो सबका क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन कॉमन चाहिए होता है हमें। तो कॉमन में सिर्फ कितनी वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यू आ जाएगी, माइनस वन एंड वन। टू वैल्यू, केवल दो वैल्यू आएगी डोमेन में, कौन कौन सी, माइनस वन और वन। तो आज तुम्हारी क्या समस्या होगी, अच्छा तुम लोग भी सब कलाकार हो यार। कोई कहता है बच्चे टीचर को परेशान करते हैं, कोई कहता है टीचर बच्चों को परेशान करते हैं। फाइनली समझ में ये नहीं आता कि कौन किसको परेशान कर रहा है।
आगे सबका आ गया ये, हटा दूं बोर्ड पे से सारे सवाल, लिख लिया सबने? चलो अब फिर हम निकालते हैं फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। अब कुछ फंक्शन की क्या निकालता हूं, रेंज। फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शन में लिख रहा हूं जिसके हमें रेंज निकालनी है, y इक्वल्स टू e की पावर cos इनवर्स x, सेकेंड y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x स्क्वायर, और थर्ड ले लो y इक्वल्स टू ARC cos ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस x, ARC cos ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस x। इन तीनों की अपने को क्या निकालनी है, रेंज, है ना? इन तीनों की अपने को क्या निकालनी है, रेंज। अब देखो ये सेम वैसा ही है जैसे अपन ने कंपोजिट में, मतलब शुरुआत में रेंज निकालने का एक मेथड पढ़ा था कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो क्या लिखा था उसमें, हाँ, कि कहां से उठा लेंगे, इनसाइड फंक्शन, जो सबसे अंदर हम जिसके बारे में जानते हैं उससे सवाल को उठा लो। तो अब जैसे पहले वाला मुझे करना है, तो मैं cos इनवर्स x के बारे में जानता हूं कि cos इनवर्स x कहां से कहां तक जाता है, 0 से पाई। cos इनवर्स x कहां से कहां तक जाता है, 0 से पाई। फिर अब क्या ले लें, e ले लें इस पे, तो e कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, तो लेते वक्त साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं होगा, बस, तो ये आंसर आ गया, e की पावर 0, e की पावर cos इनवर्स x और e की पावर पाई, ये 1 हो गया, ये y हो गया, और e की पावर पाई। तो इसकी रेंज आ गई अपने पास 1 से e की पावर पाई, 1 से e की पावर पाई की अपनी रेंज आ जाएगी। दूसरे सवाल को कहां से उठाएंगे अपन, एक्स स्क्वायर से, तो कि अगर क्वाड्रेटिक नजर आ जाए तो फिर कहां से उठाते हैं, क्वाड्रेटिक से, हाँ। तो बस क्वाड्रेटिक नजर आएगी, कहां से कहां तक जाएगी, 0 टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर है, कहां से कहां तक जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट। लेकिन फिर ध्यान दो, ये 0 से इनफाइनाइट किसके अंदर जाने वाला है, साइन इनवर्स। तो फॉर टेकिंग साइन इनवर्स मुझे इसको कितना लिखना पड़ेगा, 0 से 1, याद आया, 0 से 1। जैसे वहां अपन ने लॉग था, तो लॉग के लिए पहले उसको क्या किया था, पॉजिटिव, अंडर रूट के लिए पहले उसको क्या किया था, पॉजिटिव। तो अभी ये साइन इनवर्स के अंदर जाएगा तो उसकी डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और साइन इनवर्स के अंदर तो क्या जा सकता है, -1 to 1, साइन इनवर्स के अंदर तो क्या जा सकता है, -1 to 1। तो इसलिए मुझे इसको कितना करना पड़ेगा 1, और अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साइन इनवर्स ले लूं, तो साइन इनवर्स लूंगा तो साइन इनवर्स कौन सा फंक्शन है, देखो उस पन्ने पे लिखा हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, सब कुछ इंक्रीजिंग, क्योंकि लेते वक्त तो ध्यान रखना पड़ेगा ना फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये हो गया साइन इनवर्स 0 लेस देन इक्वल है साइन इनवर्स x स्क्वायर लेस देन इक्वल है साइन इनवर्स 1। ये कितना होगा, 0, ये y, और ये कितना हो गया, π/2। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक आ गई, 0 से π/2। चलो अब एक चीज जो यहाँ पे नई देखने को मिली वो क्या है, ARC। ARC का मतलब वही होता है, क्या होता है, कॉस इनवर्स। कई बार उसको मजा लेने की इच्छा होती है तो फिर इनवर्स की जगह क्या लिख सकता है, ARC। एक तो ये हुई बात।
अब मैं देख रहा हूं कि ये क्या है, cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो फिर इसको मैं कहां से उठाऊंगा, क्वाड्रेटिक। अंदर क्या नजर आ रही है मुझे, क्वाड्रेटिक, तो वही सबसे पहले किसकी रेंज लिख लूं, क्वाड्रेटिक की रेंज लिख लूं। तो बताओ फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्वाड्रेटिक की रेंज तो तुम्हें बताओगे, बताओ कहां से कहां तक जाएगा ये एक्सिस का, और पड़ेगी जीरो से, है ना, महीना भर हो गया और क्वाड्रेटिक की रेंज फिर भी गलत ही बताया जा रहा है। 11th में सिखा दी हमने, फिर 12th में आके मैंने दोबारा फिर सिखा दी, -1/4 से इनफाइनाइट। अब इसके बाद भी तुम नहीं सीखो तो फिर तुम जानो, अब कितनी बार हम सिखाएंगे। मैंने कहा था दोनों तरीके तुम्हारे पास हैं, कहां तक आ रही है, -1/4 से इनफाइनाइट, या तो बराबर y मान के एक तरफ लेके t ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दो, और नहीं तो फिर याद है तो ये पॉजिटिव है, x अनबाउंडेड है, तो कहां से कहां तक जाएगा, -d/4a से इनफाइनाइट। और दोनों में से कुछ भी मत कर, बस मुंह खोल दे तू तो, 0 से इनफाइनाइट, है ना। चलो आ रही है -1/4 से इनफाइनाइट। अब इस पे क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो -1/4 का -1 0 1 2 3 इस तरह का कुछ भी हो सकता है, सारे ही तो आएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर -1/4 है तो -1 0 1 2 सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर आएंगे। लेकिन देखो फिर वही बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सारे आने हैं, लेकिन तुम्हें तो क्या लेना है इस पे, कॉस इनवर्स। तो क्या, फॉर टेकिंग कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स लेने के लिए तो सारे थोड़ी ना कॉस इनवर्स के अंदर चले जाएंगे, कॉस इनवर्स के अंदर तो केवल 3 चीजें जा सकती है, इसमें से कौन कौन सी, -1 0 और 1, क्योंकि इसकी डोमेन तो कितनी होती है, -1 to 1। तो अंदर जाने के लिए सिर्फ 3 चीजें वैलिड है, कौन कौन सी, -1 0 और 1, बस। और अब क्या लेना है मुझे, कॉस इनवर्स, तो ले लो कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स 0 और कॉस इनवर्स 1। तो y की 3 वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, पाई, पाई/2 और 0। 3 एलिमेंट आएंगे इसकी रेंज में, और 3 एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, पाई, पाई/2 और 0। 3 एलिमेंट आ जाएंगे इसकी रेंज में, पाई, पाई/2 और 0। लिख लिया, चलो। कुछ सवालों की हमने डोमेन निकाल ली, कुछ की रेंज निकाली, अब कुछ सवाल लिखता हूं जिनके डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। चलो फर्स्ट तो मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, और एक सेकंड में लिखता हूं y इक्वल्स टू, थोड़ा ऊपर ही लिख देता हूं, चलो, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स √x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स √x² प्लस 2x।
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इनकी डोमेन भी निकालनी है दोनों फंक्शनों की और रेंज भी निकालनी है। पहले फर्स्ट वाले की डोमेन की बात करते हैं। तो हमें बताना है कि फर्स्ट वाले की डोमेन क्या है। अरे वाह, आज तो सही बता दिया तेने। डोमेन आएगी दो वैल्यू, 1 एंड -1। भाई देखो, तीन फंक्शन है, इसके डोमेन क्या, x बिलोंग्स टू -1 से 1, है ना। इसकी डोमेन क्या, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। और इसकी डोमेन क्या, x बिलोंग्स टू r। तो जब ये -1 से 1 है और ये -1 से छोटा 1 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो डोमेन आएगी उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, दो ही आने वाले हैं। और वो कौन कौन से आने वाले हैं, -1 और 1, यही डोमेन आएगी। और क्या, केवल दो एलिमेंट आ जाएंगे, -1 और 1। अच्छा, अब डोमेन में अगर दो एलिमेंट आ गए तो फिर रेंज निकालने के लिए मेहनत क्या करना, दोनों पे वैल्यू निकाल ले। आपको रेंज निकालने में कौन सी ज्यादा मेहनत करना, भाई जब डोमेन में दो ही एलिमेंट आ रहे हैं तो रेंज में दो से ज्यादा तो नहीं आएंगे, तो बस दोनों पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सेम आ गई तो एक वैल्यू, नहीं आई तो दो वैल्यू, बस दोनों पे वैल्यू निकालो। यही तो है एफ एक्स, एफ एक्स यही है तुम्हारा, है ना। तो बस एक बार -1 पे वैल्यू निकालो और एक बार 1 पे वैल्यू निकालो, निकालो कितने कितनी आती है। एक बार 1 डालो इसमें और वैल्यू निकालो, और एक बार -1 डालो और वैल्यू निकालो। मैक्रोमेटिक है, बी का प्लीज मैं से नहीं बोलेंगे भाई, केवल दो एलिमेंट आएंगे, दिस एंड दिस बोलेंगे। क्या क्या वैल्यू आ रही है, -1 पे कितनी आ रही है, -π/4 और 5π/4 आ रही है सबके ये। तो y में केवल दो एलिमेंट आ रहे हैं, -π/4 और 5π/4। आ गई सबकी, नहीं आई हो तो मैं निकाल लूं। भाई -1 पे वैल्यू डालोगे तो ये तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स -1 -π/2, ये कितना हो जाएगा, -π/2। और कॉट इनवर्स -1 कितना हो जाएगा, π-1। तो पाई तो कट जाएगा, -π/4 बचेगा, सही है, करेक्ट है। और एक की कितनी आ जाएगी, 5π/4। अच्छा, अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, ये इस तरह का सवाल कई बार तुम्हें देखने को मिलेगा, है ना, इस तरह का सवाल कई बार देखने को मिलेगा। अब इसको तुम चाहो तो इसकी डोमेन निकालो, इसकी डोमेन निकालो, उससे भी कर सकते हो। लेकिन तुम कई बार देखोगे कि जैसे ये यहाँ पे सेम है और ये यहाँ पे उससे क्या है, +1 है, उससे क्या है, +1 है। तो आप समझो इस बात को, जैसे ये अंडर रूट है तो इसके अंदर की क्वांटिटी को 0 0 से बड़ा करेंगे तो ये 0 0 से बड़ा रहेगा। लेकिन अगर इसमें मैं 1 जोड़ दूं, जैसा कि यहाँ पे 1 जुड़ रहा है, तो ये 1 या 1 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसको जाना तो इसके अंदर है, तो क्या साइन इनवर्स के अंदर 1 से बड़ा जाएगा, नहीं जाएगा। साइन इनवर्स के अंदर, भाई ये 1 से बड़ा है तो इसका अंडर रूट भी ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही तो होगा। लेकिन ये 1 से बड़ा इसके अंदर थोड़ी ना जाएगा, इसके अंदर तो सिर्फ क्या जा सकता है, 1। इसका मतलब
ये क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x 0, और x की दो वैल्यू हो सकती है 0 और -2। तो इसकी डोमेन में केवल दो एलिमेंट आएंगे, 0 और -2। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये एक तो इस तरह का सवाल कई बार बनाता है वाईटी में कि डोमेन रेंज से बाउंडेड सवाल होता है तो एक या दो वैल्यू पे ही डिफाइन हो पाता है। तो हमने देखा कि भाई अंडर रूट tan इनवर्स को तो कोई दिक्कत थी नहीं, अंडर रूट की वजह से अंदर वाली क्वांटिटी 0 0 से क्या होनी चाहिए थी, बड़ी। और जैसे मैं उसमें 1 जोड़ रहा हूं तो ये 1 या 1 से बड़ा हो रहा है, लेकिन इसको जाना किसके अंदर है, साइन इनवर्स। और वैसे मैं चाहता तो इसकी अलग कंडीशन सोल्व करता, इसकी अलग कंडीशन सोल्व करता, बाद में इंटरसेक्शन लेता तो भी यही आता, लेकिन ये इस तरह का बनता है पैटर्न। तो ये 1 या 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन है, क्या जा सकता है, 1। और 1 जाएगा तो कितनी वैल्यू होगी, 0 और -2। अब फिर वही डोमेन में कितनी वैल्यू आई, 2, तो रेंज के लिए दोनों पे वैल्यू निकाल लेंगे, रेंज के लिए दोनों पे वैल्यू निकाल लेंगे, 0 पे वैल्यू निकाल लो, -2 पे वैल्यू निकाल लो, देख लो क्या क्या आ रही है। मैक्सिमम 2 ही एलिमेंट रेंज में आ सकते हैं। दोनों के वैल्यू π/2 है, बिल्कुल। तो इसके रेंज में केवल एक एलिमेंट आएगा π/2। आप f0 निकालोगे तो भी π/2 आएगा, f ऑफ -2 निकालोगे तो भी π/2 आएगा। तो रेंज में केवल और केवल एक एलिमेंट आएगा, सिंगलटन सेट इसकी रेंज आएगी, और वो क्या आएगी, π/2। आ रहा है? जो घर बैठे हैं उनका आ गया सबका ये π/2। अरे यस और नो तो बोलो, ये जो घर बैठे हैं ये कहाँ घूमते फिर रहे हैं बीच बीच में। बस एक ही जना यस और नो बोलता रहता है, बाकी पता नहीं कहाँ है। अब जाके 2 3 जनों की नींद खुली है, इन्होंने बोला ठीक है, दिख गया सबका। तो ये अपन ने रेंज निकाल ली और ये आएंगे, चलो। चलो आपको सोचने वाला सवाल देता हूं। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू 3 पाई, then find value of x into y into z. If cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equals to 3 pi, then find value of x into y into z. Then find value of x into y into z. सर पाई माइनस थीटा किस केस में लेते हैं? पाई माइनस थीटा उस केस में लेते हैं जब अंदर माइनस लिखा हुआ होता है और कॉस इनवर्स होता है। इसका मतलब है सागर जी, आपने वो पन्ना नहीं लिखा था क्या? एक बार ईमानदारी से यस और नो बोलो, वो जो पन्ना लिख के लाने के लिए कही थी वो लिखा कि नहीं लिखा? सागर, यस और नो में जवाब देना है तुम्हें ईमानदारी से।
कि वो पन्ना मैंने लिख के लाने के लिए कही थी, वो लिखा कि नहीं लिखा? ये देखो, जवाब ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे बता तो सही, लिखा कि नहीं लिखा? देखो जवाब ही नहीं दे रहा है बच्चा, पूछ पूछ के परेशान है। हाँ, अब ये क्या है, रेंज बाउंडेड सवाल है। भाई ये 3 कोने कॉस इनवर्स लिखे हुए हैं और इनका सम कितना लिखा हुआ है, 3 पाई। अब देखो ये केवल कब पॉसिबल होगा, पॉसिबल ओनली इफ ईच इक्वल्स टू पाई। भाई सारा पाई, क्योंकि इसमें से सोचो ये अगर पाई से छोटा हो गया तो ये पाई से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है, और 3 पाई केवल तभी आ सकता है जब तीनों क्या हो जाएंगे, पाई, और कोई अल्टरनेट ही नहीं है ना, क्योंकि कॉस इनवर्स कहां से कहां तक जाता है, 0 से पाई। तो अगर तीनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तभी 3 पाई होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई ये पाई हो जाए, पाई/2 हो जाए, 3 पाई/2 हो ही नहीं पाएगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी, जब सारे के सारे क्या हैं, पाई। और अब समझो कि कॉस इनवर्स एक्स भी पाई, कॉस इनवर्स वाई भी पाई, और कॉस इनवर्स जेड भी पाई। पाई का मतलब एक्स बराबर कॉस पाई कितना, -1। तो एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -1। एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -1। आ गया? अब फिर मैं दोबारा इसी सवाल को पूछ रहा हूं, है ना? सेम सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट है ना? लेवल अपग्रेड कर देते हैं थोड़ा सा, समेशन वमेशन लगा देते हैं। कुछ लोग तो समेशन देख के समझ जाते हैं, उन्होंने कहा ठीक है अब कुछ करने की जरूरत नहीं। सवाल यह है कि इफ समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n साइन इनवर्स एक्स आई इक्वल्स टू है n π/2, देन फाइंड समेशन आई इक्वल्स टू 1 से 14 आई इंटू एक्स आई। सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है जो भी ऊपर किया है हमने, है ना? कॉन्सेप्ट सेम है, सवाल अपडेटेड है उसी का। I equals to 1 to n sin xi n π/2, then find I equals to 1 to 14 summation I equals to 1 to 14 4i into xi। या तो मैंने कुछ गलत लिख दिया या कुछ और है। सारों का आंसर 105 कितना आ रहा है? नहीं। अच्छा, आई एक्स आई लिखा है क्या? ठीक है, 105 आंसर सही है।
अच्छा मैंने 4 नहीं लिखा। तभी मैं सोचा। हाँ ठीक है, 105, 105 आंसर है। अरे वही तो सवाल है, जैसे यहाँ पे 3 लिखे थे तो तीनों का मैक्सिमम वैल्यू ली तब 3 पाई हो रहा था। यहाँ पे n टर्म्स है और ये कितना है n π/2, तो ये कब पॉसिबल होगा? पॉसिबल, हाँ एक ही को ऐसे पॉसिबल ओनली इफ ईच साइन इनवर्स xi इक्वल्स टू कितना हो जाए π/2। इसका मतलब सारे के सारे xi कितने होंगे 1, है ना। x1 भी 1 होगा, x2 भी 1 होगा, x3 भी 1 होगा, ये सब 1 हो जाएंगे सारे के सारे 1, क्योंकि सारे साइन इनवर्स π/2 होंगे तभी तो n π/2 बनेगा। तो ये सारे के सारे xi कितने हो जाएंगे 1। तो ये जो तुमसे पूछा है कौन सा समेशन, ये तो ये कितना हो जाएगा, बस ये कितना हो जाएगा, समेशन xi तो हट ही गया तुम्हारा, ये आई तो बचा। तो ये वो बन गया फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर्स का सम। तो कितना होता है n+1/2, कितना गया 105, n+1/2। तो उसका तो क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है चलो। अब 2 सवाल लिखता हूं जो तुम्हें घर पे विचार करके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वैल्यू ऑफ k find value of k for which y equals to tan inverse x² - 6x plus k, ये जा रहा है r2 π/4 से π/2 is on 2। फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच फंक्शन है y equals to tan inverse x² - 6x plus k, r से जा रहा है π/4 से π/2 is on 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है इफ sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y लेस देन इक्वल है 1, लेस देन है 1, then find range of tan inverse 10x into 10y, range of tan inverse 10x into 10y। है ना, ये 2 सवाल अपने को करके आने। वैल्यू ऑफ k फॉर विच y इक्वल्स टू tan इनवर्स x² - 6x plus k, r से लेके ये डोमेन, ये कोडोमेन π/4 से π/2 इज ऑन 2। और दूसरा लिखा हुआ है sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y लेस देन 1, देन फाइंड रेंज ऑफ tan इनवर्स 10x into 10y। मतलब तुम्हें ये पता है, तुम कहीं ना कहीं कोशिश करोगे इससे 10x into 10y निकालने की। अगर तुम्हें ये पता लग गया कि 10x into 10y कहां से कहां तक जा रहा है, तो फिर तुम ये पता लगा सकते हो कि tan इनवर्स वाली टर्म भी कहां से कहां तक जाएगी। तो ये जो दे रखा है उससे कहीं ना कहीं ये थॉट डेवलप करनी है
कि 10x इंटू 10y कहां से कहां तक जाएगा, है ना। अब इसके बाद वो पढ़ेंगे दूसरी टाइप की प्रॉब्लम, लेकिन अब वो फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे ना, आज तो हो नहीं पाएगी वो, है ना। मतलब अब इसमें क्या होगा कि जैसे दो तरह के मेनली सवाल सोल्व करना हमें सीखना होगा, कि जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो अब दो तरह के फंक्शन हमें देखने को मिलेंगे। एक वो जिसमें बाहर ट्रिग्नोमेट्री लिखा होगा, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिखा होगा, और एक वो होगा जिसमें बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिखा होगा और अंदर ट्रिग्नोमेट्री लिखा होगा। दोनों के अपने अपने नियम काये गए हैं, है ना। तो अब वही दो चीज हमें पढ़नी पड़ेगी, एक तो वो जिसमें बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, और एक वो जिसमें बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो ये दो तरह की मेन प्रॉब्लम हमें देखनी है, जो फिर अपन अगली क्लास में देखेंगे। अब मैं होमवर्क में लिखवा देता हूँ क्या क्या करके आएंगे। अब मुझे बताते जाओ लाइन से, अपन ने होमवर्क में क्या क्या कर लिया। एक्सरसाइज फंक्शन की शीट में एक्सरसाइज 1 में क्या कर लिया अपन ने, एक मिनट, हाँ मुझे भी निकालने दो। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में E F G G तक कंप्लीट कर लिया ना इसमें तो। अच्छा, तो डोमेन रेंज के अभी नहीं देते हैं इसमें। पार्ट फर्स्ट में G तक कंप्लीट कर लिया। पार्ट सेकंड में F तक किया है ना, तो पार्ट सेकंड का G लेते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड सेक्शन G, 4 सवाल है, G1 से 5 सवाल है, G हो गया, ठीक है। पार्ट थर्ड में F तो एक ही सवाल है, G भी एक ही सवाल है, तो पार्ट थर्ड में G1 ले लो, इसका काम खत्म। 2 पार्ट फर्स्ट में कहां तक पहुंच गए अपन, 2 पार्ट फर्स्ट में 17 तक कंप्लीट हो गए, तो एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में 17 तक अपन ने कर लिए, तो 18 19 20 एक्सरसाइज 2 में, है ना, पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में कहां तक हो गए अपने, 15 तक, तो इसमें तो एक ही सवाल बचता है अपने, इससे वो भी नहीं बचता है अभी, चलो तो छोड़ो। पार्ट थर्ड में आ जाओ, 5th तक हो गए। पार्ट थर्ड में आ जाओ, फिर पार्ट थर्ड में ले लो 6 7 8 और 9, 4 सवाल ले लो, 6 7 8 और 9, यही है होमवर्क में, है ना। इसके बाद तो ITF के आ जाएंगे। मेज द कॉलम 1 और 2 भी ले लो, वैसे भी कल तो क्लास है ही नहीं ना। पार्ट 4 में MTC 1 और 2 ये ले लो। ठीक है। लास्ट क्लास में HW में दिया था क्वेश्चन डिस्कस करना बाकी है, कौन सा डिस्कस करना बाकी है, अच्छा वो, अरे वो जो क्वेश्चन था वो बाकी नहीं था, वो तो मैंने आज तो नहीं आया था कि शुरू में आया था जब ये बोल दिया था कि भाई उसके अपने पास क्या है, दो तरीके हैं, या तो हम उसको फंक्शन से ही जो दे रखा है उसको पुट करके क्रॉस चेक करके बता देना, प्रूव दैट का सवाल है ना। तरीके कई सारे हैं उसको करने के। भाई हमने ये कहा था कि fx इंटू एफ ऑफ 1/x किसके बराबर है, fx प्लस एफ ऑफ 1/x, और हम ये कह रहे हैं कि इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन कौन सा है, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर है ना। अब चूंकि प्रूव दैट का है तो कोई बुरा ही नहीं है उसमें कि ये फंक्शन हम पुट करके भी इसमें बता सकते हैं,
है ना। और नहीं तो चाहो तो देखो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो तो वैसे भी ये हो जाएगा, पर चलो तुम तो उसी से बता दो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो आ जाएगा, आ तो जाएगा। तो मैंने ये कहा था कि डायरेक्ट पुट करके बता दो, है ना। और पुट करके नहीं बताना चाहो तो फिर थोड़ा सा लेंदी मेथड भी है कि आपको ये एफ एक्स, चूंकि ये क्या कह रहा है कि पोलिनोमल है, तो एफ एक्स को लेट कर लो। कितना लेट करोगे? एन एक्स की पावर एन डिग्री का पोलिनोमल ले लो, एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, लेकिन ये लंबा जाता है काफी। ए टू एक्स की पावर टू, ए वन एक्स प्लस ले लो तुम। अब अगर ये फंक्शन की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये लिख लो कि ये एफ एक्स हो गया एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन प्लस एन माइनस वन, है ना, एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। फिर वन बाय एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए वन अपॉन एक्स प्लस ए नॉट। और इस तरफ इन दोनों का प्लस आएगा, इस तरफ इन दोनों का क्या आएगा? प्लस आएगा, है ना। अब इसमें क्या करना पड़ता है? कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ता है। लंबे मेथड पे जाएं तो कंपेयर करने पड़ेंगे। थ्रू दैट में पड़े। अब हमें क्या करना पड़ेगा? कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा दोनों तरफ। कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे, एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट, एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट। इनसे वैल्यू निकल के आती है। तो वो लंबा जाएगा, आ जाएगा हालांकि उससे, लेकिन वो लंबा जाता है। तो ज्यादा बेहतर है कि हम फंक्शन पुट करके कर लें, वो ज्यादा ठीक है ना। और वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमेशा डायरेक्ट ही काम में आता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है डायरेक्ट काम में आएगा, है ना। तो ये याद रखना, ये एलसीडी वगैरह में भी इसका डायरेक्ट यूज होता है। तो ये पोलिनोमल फंक्शन अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो वो एफ एक्स बराबर वन प्लस माइनस एक्स की पावर क्या होता है? एन होता है ना। ठीक है, करके देख लेना, फिर भी नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। कोफिशिएंट कंपेयर करके आ जाता है वैसे, है ना। चलो ठीक है, तो यही तक रखते हैं, फिर बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना।